हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। 11 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और राजगद्दी पर बैठते समय वह अवंती के राज्यपाल भी थे। याद रखना है, मास्की तथा गुर्जरा लेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। वहीं पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया गया था। याद रखना है, अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया था। साथ ही देखेंगे कि अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलांगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में से किनके प्रेम की कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इलांगो के द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में इसमें से हो जाएगा तोलकपियर की प्रेम कहानी का वर्णन नहीं किया गया है। यानी इसके जो पात्र हैं शिल्पाधिकारम के, उसमें माधवी है, कुवलन है और कनग्गी है। यानी इसके तीनों पात्र हैं शिल्पाधिकारम के। शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है पायल का गीत और इसकी रचना इलांगो अदिकल के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो अदिकल के द्वारा की गई थी और इसमें 30 सर्ग है जिसे 3 खंडों में बांटा गया है। और इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी है कनग्गी और एक नर्तकी रहती है माधवी के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का जो विनाश है यह बलवन के द्वारा किया गया था। बलवन का जो वास्तविक नाम था वह था बहाउद्दीन। याद रखेंगे, बलवन का जो वास्तविक नाम था वह बहाउद्दीन था और बलवन पूर्व में इल्तुतमिश का जो था गुलाम था। सीरी नामक एक नया नगर है, इसको बलवन के द्वारा ही बसाया गया था और अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की शुरुआत बलवन के द्वारा ही की गई थी। याद रखेंगे, सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत बलवन के द्वारा की गई और बलवन द्वारा ही फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का भी आरंभ किया गया था। यानी बलवन ने नवरोज शुरू कराया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलुग खां की उपाधि दी थी। याद रखेंगे, जो नसरुद्दीन महमूद है इन्होंने बलवन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें कालिंजर है 1569 में जीता गया था। कश्मीर जो है यह 1586 ईस्वी में जीता गया था। सिंध 1591 में जीता हुआ था। साथ ही दिया हुआ है कंधार, तो कंधार जो जाएगा यह 1594 नहीं होगा, कंधार 1595 ईस्वी में अकबर के द्वारा जीता गया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश थे जैसे चुनार थे, तो सबसे पहले चुनार और मेड़ था, यह 1562 में जीता गया। साथ ही बिहार जो है 1574 से 76 के बीच में जीता गया। मलबार जो है 1570 में जीता गया और कंधार जो है यह 1595 में जीता गया। तो 1594 नहीं होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का जो पेशवा है बालाजी बाजीराव को बनाया गया था। हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था और बाजीराव प्रथम के संबंध में मस्तानी नामक महिला से संबंधित है। बाजीराव प्रथम की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी 1740 ईस्वी में और इसकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने थे। वहीं संकुला की संधि हुई थी बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुई थी 1750 में। याद रखेंगे, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी, यह हुई थी बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में। अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का जो स्थापना है यह कोलकाता में किया गया था। 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा का स्थापना किया गया। याद रखेंगे, यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था 1781 ईस्वी में। और 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसी समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र आया था जिसका नाम था बंगाल गजट या जेम्स हिक्की के द्वारा लाया गया था। और 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? जो अवध किसान सभा का आयोजन किया गया था यह 1920 में किया गया था। हमारा आंसर ए हो जाएगा। अवध किसान सभा का आयोजन 1920 में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है यह 1929 में हुआ था। और आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो थी उसका स्थापना 1928 में हुआ था। और जो 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, याद रखना है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। वहीं 1918 में हुआ था एक संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? तो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध है यह एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो ने 1843 में लगाया था। याद रखेंगे, 1843 में एलन बरो के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और शारदा एक्ट एक आया था, यह आया था 1930 में। शारदा एक्ट 1930 में आया, इसमें यह इरविन के समय में पारित किया गया था। और जो सती प्रथा है, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में लगाया गया था, यह विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। और एक था नेटिव मैरिज एक्ट, तो जो नेटिव मैरिज एक्ट है यह 1872 में पास किया गया था। नेक्स्ट है, अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जो अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक है वह ट्राटस्की को माना जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। याद रखेंगे कि जो रूसी साम्यवाद है उसका जनक प्लेखानोव को माना जाता है। उसको ऐसे लिखते हैं, प्लेखानोव। और एक था आधुनिक रूस का निर्माता, तो स्टालिन था, यानी स्टालिन को जो बोलते हैं आधुनिक रूस का निर्माता बोलते हैं। और एक लाल सेना का गठन करने वाला था, यह ट्राटस्की ने किया था। याद रखेंगे, ट्राटस्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो स्थापना है यह रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में किया गया था। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में टोक्यो के जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी नामक जागरूक महिला ने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद यह पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका है? तो साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे। याद रखना है, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और लाला लाजपत राय जो थे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था। और उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था?
तो राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना है मार्च 1993 में किया गया था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इस महिला कोष की जो स्थापना है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यह 1992 से लेकर के 1997 तक था। याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था और इसी के दौरान महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? तो ये वाई के अलग समिति के द्वारा किया गया था। वाई के अलग समिति की स्थापना यह की गई थी 1979 ईस्वी में और इस समिति ने पहली बार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो रेपो दर का मतलब होता है कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नगदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर बोलते हैं। और एक होता है रिवर्स रेपो दर, यानी अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त करती है उसे रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो इरडा है इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। याद रखेंगे हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय है और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है तो उसका जो मुख्यालय है वह लखनऊ में है और एक है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो एथिलीन को 1962 में हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और हार्मोन के रूप में इसे 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रमाणित किया गया था। याद रखेंगे वैज्ञानिक का नाम था बर्ग और इसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कोढ़ बीमारी निम्न में शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो कोढ़ होती है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कोढ़ बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है और इस बीमारी से तंत्रिका तंत्र जो है और त्वचा प्रभावित होता है। साथ ही याद रखेंगे जैसे पेचिस होता है तो पेचिस से प्रभावित अंग जो होता है आंत प्रभावित होता है। टीबी होता है क्षय रोग, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है और डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है। और एक काला जार होता है, काला जार से अस्थि मज्जा प्रभावित होती है और जो मस्तिष्क है यह सोने की बीमारी से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? काकरापारा जो परमाणु विद्युत गृह है इसकी क्षमता 220 मेगावाट है और इसका स्थापना जो है 1993 में सूरत में किया गया था। नेक्स्ट है, बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो जो बोगी और कैंडी शब्दावली है यह गोल्फ से संबंधित है। याद रखेंगे गोल्फ से संबंधित और भी शब्दावली है, जैसे बोगी के साथ साथ ड्रॉप है, ईगल है, पोस्ट है, कैंडी है और एक बर्डी होता है। याद रखेंगे बर्डी और एक होता है पोस्ट होता है, ड्रॉप होता है, ईगल होता है, ये सभी गोल्फ से ही संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट है, आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो जो आवामी लीग पार्टी का संबंध है वह बांग्लादेश से है। हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। जातीय पार्टी तथा बांग्लादेश नेशनल पार्टी का संबंध भी इसी देश से है। याद रखेंगे बांग्लादेश में ही बांग्लादेश नेशनल पार्टी है और एक है जातीय पार्टी और आवामी लीग पार्टी ये भी बांग्लादेश का ही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है यह 24 जुलाई को मनाते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक 26 जुलाई को मनाया जाता है वह होता है कारगिल स्मृति दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। साथ ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2000 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा है? तो ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली इस सूची में 350वें स्थान पर है। याद रखना है, दिल्ली जो है यह 350वें स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु 411वें नंबर पे, और इस सूचकांक में टोटल 1000 शहरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था अजरबैजान के बाकू में किया गया था। याद रखेंगे, अजरबैजान के बाकू में COP29 का आयोजन किया गया था। और COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली बैठक जो है 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई थी। वहीं COP28 का आयोजन जो हुआ था यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, और जो COP30 होगा 30 नंबर का, इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट है, तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो तर्कस सैन्य अभ्यास है इसका 7वां संस्करण जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा अमेरिका, और इन दोनों देशों की थल सेना इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है यह 3 मई को प्रति ईयर मनाया जाता है। और 2024 का प्रेस स्वतंत्रता का थीम था अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2024 में भारत जो है 159वें स्थान पर रहा है। याद रखेंगे, भारत का स्थान 159वां है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में जो आंध्र प्रदेश में हुआ है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, उसके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार राज्य को विशेष पैकेज के तहत 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये चल्ला श्री वासुलु शेट्टी को किया गया है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और SBI का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। याद रखेंगे, SBI का मुंबई जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो यह है पालीताना। जो पालीताना शहर है यह मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। और यह निर्णय जो है 200 से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। पालीताना शहर जो है एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। याद रखेंगे, पालीताना शहर का संबंध जो है यह जैन धर्म के तीर्थ स्थल से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो जो लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर जो हैं उसको 8,000 और जो ग्रेजुएट युवा हैं उसको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है?
तो ये चुना गया है नीता अंबानी को। याद रखेंगे, नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 23 जून को, 23 जून 1894 ईस्वी को। याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है, यह है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है थॉमस बाक। याद रखेंगे, थॉमस बाक जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद का उप सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधान परिषद का जो उप सभापति नियुक्त किया गया है, उनका नाम है रामवचन राय। और बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अवधेश नारायण सिंह। याद रखेंगे, जो अवधेश नारायण सिंह है, यह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और बिहार विधानसभा में जो टोटल है 75 सीटें हैं। और बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं और बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत द्वारा 29 यानी 29 पदक जीता गया है। और पैरा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है, यह पेरिस में, फ्रांस में किया गया है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत जो है, यह गोल्ड जो जीता है, गोल्ड जीता है 7 जीता है। उसके बाद रजत जो है 9 जीता हुआ है रजत। और जो 13 है कांस्य, यानी 29 पदक टोटल प्राप्त किया है। और इसके साथ ही 18वें स्थान पे है। और ओलंपिक में भारतीय टीम ने 1 रजत, 5 कांस्य और कुल 6 पदक के साथ तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? तो जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, यह शिमला में लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, यह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, वह शिव प्रताप शुक्ल हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के द्वारा के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया गया? तो यह है तंजानिया में। तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का 30 वर्षों तक अडानी समूह प्रबंधन करेगा। और तंजानिया जो है, हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीकी देश है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो, यह तंजानिया में ही स्थित है। याद रखेंगे, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है किलिमंजारो, यह तंजानिया में ही स्थित है। और तंजानिया की जो राजधानी है, उसका नाम है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी जो है, वह डोडोमा है। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो खीर भवानी मेला है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला जो है, यह उड़ीसा में होता है। एक अम्बुबाची और एक होता है राज महोत्सव। तो राज महोत्सव भी अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला जो होता है असम में मनाया जाता है। और उड़ीसा में जो होता है, यह राज महोत्सव मनाया जाता है। और एक होता है हेमिस महोत्सव, यह लद्दाख में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हेमिस महोत्सव। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। उसमें भारत की जो जनसंख्या है, यह 1.45 अरब है। हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। वहीं 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। और इस सदी में भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णता अभियान की शुरुआत
किसके द्वारा की गई है? तो जो संपूर्णता अभियान है इसकी शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीनों का अभियान संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो जो फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल है यह वन्य जीव से संबंधित है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इस सूची में 1,04,561 प्रजाति जो है सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? यह की गई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है। याद रखेंगे सुलावेसी द्वीप जो है यह इंडोनेशिया का है और यहाँ पर सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है और गुफा के छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? तो जो कोपा अमेरिका 2024 है यह अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को हराया है और अर्जेंटीना ने 16वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है और इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है और यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह है ब्यूनस आयर्स। याद रखेंगे अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसका नाम है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है यह दुबई में किया गया है और इस सम्मेलन में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। यह फोरम इंजीनियरों को सशक्त बनाने की एक पहल है। जो दुबई है यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात, इसका मुद्रा है जिसको बोलते हैं दिरहम। याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई है और इसकी मुद्रा को हम लोग बोलते हैं दिरहम। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट का अपोजिट एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट है, चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंसेस। यहाँ पे है अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। तो इसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? तो वियरी शब्द का जो एंटोनिम होता है वह होता है जॉली। और एक टायर्ड मतलब तो हो जाएगा थका हुआ, हेस्ट मतलब हो जाएगा जल्दबाजी और वेस्ट मतलब बेकार। नेक्स्ट है, हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी टॉट हिस्ट्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो एक्टिव वॉइस है वह सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो जो इसे चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो दिया हुआ है ऑलरेडी दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्लस वाज वर प्लस ये V3 है प्लस बाई है प्लस सब्जेक्ट है। जब इसे चेंज करेंगे एक्टिव में तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, आंखों देखा गदर ये रचना की विद्या क्या है? तो आंखों देखा जो गदर इसकी रचना की विद्या जो है यह संस्मरण है। यानी आंखों देखा गया जो संस्मरण होता है विद्या की रचना है
और यह मराठी भाषा में लिखित माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है। तो इस वाक्य में जो सर्वनाम पद है उसकी संख्या 3 है। वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम की जो कुल संख्या यह 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। और सर्वनाम के जो भेद होते हैं यह 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में क्रिया जो है यह सोना का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता यानी शिशु पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए बाह्य कोर यानी बाहरी कोर जिम्मेदार है। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में तरल धातु का प्रवाह विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है, और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ये जो विद्युत धारा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो ग्रह के चारों ओर फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। तो इसमें जो है गल्फ स्ट्रीम या गर्म धारा है, बाकी जो है लेब्राडोर धारा, कैनारी धारा और फॉकलैंड धारा यह सभी ठंडी धाराएं हैं। साथ ही याद रखेंगे जैसे गर्म धारा का एग्जाम्पल और भी हो जाएगा अलास्का धारा। तो जो अलास्का धारा है, सुसीमा धारा है, ब्राजीलियन धारा है, ये सभी गर्म धारा है। और ठंडी धारा में होती है लेब्राडोर धारा, कैनारी धारा, बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, हम्बोल्ट और पेरुवियन धारा इत्यादि। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो भारत चीन जो सीमा है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। भारतीय सेना ने LAC को 3 भाग में बांटा है। LAC मतलब होता है लिंक ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसका 3 सीमा है, पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख और चीन के कब्जे वाले अक्षाई चीन के पार। दूसरा है मध्य क्षेत्र, यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में है। और एक है पूर्वी क्षेत्र, यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंबई से गोवा के बीच जो है भारत के पश्चिमी तट का विस्तार उसको बोलते हैं कोंकण तट। और इसमें 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो मुंबई से गोवा है, और मध्य भाग एक होता है जिसको कन्नड़ का मैदान बोलते हैं, कन्नड़ मैदान। और एक होता है दक्षिणी भाग सबसे नीचे वाला केरला की तरफ, उसको बोलते हैं मालाबार तट, याद रखेंगे। और जो कोरोमंडल तट है यह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का एरिया है। बंगाल की खाड़ी के किनारे का मैदान जो होता है विस्तृत और समतल है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है। तो यह है वूलर झील, याद रखेंगे। जो वूलर झील है यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, और यह झेलम नदी द्वारा पोषित है। यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। और जैसे डल झील है तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। और एक लोकटक झील है या मणिपुर में है। और ये एक 12 पानी झील जो है यह है मेघालय में, याद रखेंगे। 12 पानी झील जो है यह मेघालय में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, वूलर झील है यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। और एक है लोकटक झील, तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है। तो भारत में जो पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी है यह तमिलनाडु में स्थित है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म है मुपड्डम
एक विंड फार्म है। यह तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक फैला हुआ है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन तटवर्ती पवन फार्म है, जिसका क्षमता जो है 1500 मेगावाट है। और दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती जो पवन फार्म है यह गांसू पवन फार्म है, जो चीन में स्थित है। नेक्स्ट है उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? ये हो जाएगा मैक्सिको। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का जो संबंध है यह मैक्सिको देश से है, जिसका उपयोग हरित क्रांति की नीति के तहत भारत में किया गया था। और जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत की गई थी 1960 ईस्वी में। याद रखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी के दशक में हुई और इसी अवधि के दौरान भारत में कृषि को प्रौद्योगिकी यानी मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग करने को अपनाकर एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। स्थानांतरण कृषि का नाम दिया हुआ है और संबंधित राज्य दिया हुआ है। जैसे झूमिंग कृषि है, तो जो झूमिंग कृषि या झूम कृषि जो होता है यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। हमारा इसका हो जाएगा पहले आर हो जाएगा यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद है दहिया, तो जो दहिया कृषि है यह होता है मध्य प्रदेश में, दहिया मध्य प्रदेश हो जाएगा। और एक पेंडा होता है, पेंडा कृषि जो होता है यह आंध्र प्रदेश में होता है। और जो कुमारी होता है यह होता है पश्चिमी घाट में। याद रखना है, झूमिंग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, दहिया मध्य प्रदेश में होता है, पेंडा जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है और कुमारी जो होता है यह पश्चिमी घाट में होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, और यह स्पॉट बिल्ड पेलिकन के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। और आंध्र प्रदेश में स्थित अन्य पक्षी अभयारण्य भी है, जैसे आंध्र प्रदेश में है कोलेरू। याद रखेंगे, कोलेरू है, तिलकुंची है, तेलिनी, तेनालीपुरम है और उप्पलपाडू है। साथ ही तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पक्षी अभयारण्य है, वहाँ पे है किरिकिली है, चित्रागुड़ी है। और कर्नाटक में जो है यहाँ पे रंगनाथिडू, अतिवेरी। और मध्य प्रदेश में है घाटी गांव बर्ड्स अभयारण्य और एक है करेरा बर्ड्स अभयारण्य। याद रखेंगे, घाटी गांव और करेरा यह मध्य प्रदेश में स्थित पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो यूजीन ओडम है यह पारिस्थितिकी में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यूजीन प्लेजेंट्स जो है ओडम, इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है और ये पारिस्थितिकी में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, यह पारिस्थितिकी के जनक हैं। साथ ही आर्थर जी टेंसले हैं, इन्होंने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र को शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और एक है व्लादिमीर वार्नाड्स्की, यह जो है जीवमंडल अवधारणा का स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 389 में से 93 प्रतिनिधि थे, यह रियासतों से संबंधित थे। और 4 दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी प्राधिकारी दीवानी यानी सिविल और न्यायिक जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो यह वर्णन किया गया है आर्टिकल 144 में। हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। 144 में उल्लेख किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। वहीं जो आर्टिकल 141 है, इसमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जो आर्टिकल 142 है, इसमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश दिया गया है। और
अनुच्छेद 143 में है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यह 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300 के ए में यह लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना, स्मारकों की रक्षा करना। ये जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का उदाहरण नहीं है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है 49, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और यह विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, जो आर्टिकल 49 में है। और ये जो स्मारकों की सुरक्षा है यह डीपीएसपी में आता है। नेक्स्ट है देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह समिति थी जेएस वर्मा समिति। याद रखेंगे यह जेएस वर्मा समिति है। इस समिति ने मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों की पहचान की, जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, कानून जो दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दंडित करते हैं, और नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इत्यादि। और इस समिति की स्थापना जो है 1999 ईस्वी में, याद रखेंगे 1999 ईस्वी में नागरिकों के बीच मौलिक कर्तव्यों की भावना को विकसित करने के तरीके खोजने के लिए की गई थी, खासकर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट है संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए। हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, और इसके अंतर्गत 705 से अधिक जनजातियां हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है, और सर्वाधिक संख्या में आदिवासी समुदाय जो है वह उड़ीसा में पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति जैसे है, एक था खाकसा समिति, याद रखेंगे इसका नाम था खाकसा समिति, जिसका स्थापना किया गया था 2013 में। एक था भूरिया समिति, तो भूरिया समिति का जो स्थापना है यह 2002 से 2004 में किया गया था। और एक था लोकुर समिति, तो जो लोकुर समिति है इसका स्थापना 1965 में किया गया था लोकुर समिति का। और संविधान का जो 5वां अनुसूची है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वही संविधान का जो 8वां अनुसूची है, छठा अनुसूची है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो होता है, आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन में कार्यों के संचालन के लिए समिति समय के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, और इसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो यह लेता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में उपलब्ध जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ
या प्रतिज्ञान की बात की गई है। और अनुच्छेद 155 है, तो अनुच्छेद 155 में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। हमारा आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, यह 1985 के तहत अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और यह जो है अनुच्छेद 323 के ए में 323 के ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एवी डायसी के द्वारा किया गया था। कानून का शासन की अवधारणा का जो प्रतिपादन है एवी डायसी ने किया था। और विधि के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। एवी डायसी के द्वारा दिए गए विधि के शासन के 3 सिद्धांत जैसे हैं विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट है जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो यह होता है परितारिका जो होती है सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। इसके कारण हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और परितारिका जो है यह आंखों को अलग रंग प्रदान करता है। और जो कॉर्निया होता है यह आंख का सबसे सामने और पारदर्शी आवरण है। प्रकाश जो होता है कॉर्निया के माध्यम से ही मानव की आंखों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो भाप बिंदु होता है यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भाप बिंदु का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर जल का अधिकतम वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु का मान जो होता है यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह भाप पैमाने का मान सेल्सियस में होता है, लेकिन जो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो नाइक्रोम होता है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। एक होता है विद्युत प्रतिरोधकता, यह विद्युत चालकता का उल्टा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहली बार यह माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार एक विद्युत क्षेत्र आवेशित पिंड द्वारा उसके चारों ओर एक स्थान में निर्मित होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी भी अन्य आवेश पर बल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जोहानसन केपलर को दिया जाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ग्रह की गति के 3 नियमों का जो प्रतिपादन है यह जोहानसन केपलर के द्वारा किया गया था, जिसका पहला नियम था किसी ग्रह की कक्षा जो होती है दीर्घवृत्ताकार होती है, जिसमें सूर्य 2 केंद्र बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर स्थित होता है। और दूसरा नियम था एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला एक रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करता है। और तीसरा नियम था किसी ग्रह के कक्षीय काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष की दूरी के धन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है
एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो यह स्थिति और समय के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसका और भी फॉर्मूला होता है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह वेग और समय के बीच को दिखाता है, वेग और समय के बीच दिखाता है संबंध। और एक और समीकरण होता है जो स्थिति और वेग को दिखाता है, वह होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट है तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोश जो होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहला जो कक्षा होता है के, इसमें जो अधिकतम संख्या होता है वह 2 होता है। अधिकतम संख्या जो होता है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो पहला जो होता है वह के होता है, तो के मतलब पहला है, तो ये n की जगह पे 1 यूज करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो इजिकल टू मैक्सिमम हो जाएगा 2। अगर दूसरे कक्षा की बात करते हैं तो दूसरे कक्षा में हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 8। और तीसरी कक्षा की बात करते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18। तो हमसे पूछा गया है एम कोश, एम जो है तीसरी कक्षा है, तो ये हो जाएगा 18। हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। वहीं चौथे कक्षा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 यानी 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो ये होता है सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है जो वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे वर्षा अम्ल बोला जाता है। और अम्ल वर्षा जो होता है इसका पीएच मान जो होता है या 5.5 या 5.6 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट है पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के रूप में किया जाता है? तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह अकार्बनिक यौगिक है और यह प्राकृतिक रूप से ब्रूसाइड खनिज के रूप में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। जो पेट में अगर गैस हुआ रहता है तो उसको ये क्षारीय प्रकृति का होता है, न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल कर देता है। जैसे इनो होता है तो इनो में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो जल में जो घुलनशील क्षार होता है उसको बोलते हैं एल्कली। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और घुलनशील क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से हमेशा अधिक होता है। याद रखेंगे घुलनशील क्षार का जो मान होता है वह 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो सोना जो है या कैल्साइट, इसका अयस्क हो जाएगा। पारा जो है, पारा का ग्रेनोकाइट नहीं होगा, पारा का होता है सीने बार होता है, और एक होता है मेटा सीने बार होता है, कार्डोराइट, ये सभी होता है जो अयस्क होता है पारा का। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जो हो जाएगा और हो जाएगा क्रायोलाइट, सही है। कोबाल्ट का हो जाएगा इसमें लाइट। नेक्स्ट है लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो जो लैक्टोज है इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। यह लैक्टोज से प्राप्त होता है और यह डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और लैक्टोज के संघनन से बनता है। जैसे एग्जाम्पल होता है मक्खन, पनीर, क्रीम, ये सभी इसी के लैक्टोल के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथन का पहचान करना है। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है, तो यह हो जाएगा सही है। अधात्वीय और उपधात्वीय केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 और 2
दोनों में सही है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है। तो ग्रेनाइट का जो प्रमुख घटक होता है यह SiO2 और Al2O3 दोनों होता है। ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान होती है जो मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार और अभ्रक से बनी होती है। और क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना एक खनिज है, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में उसमें शामिल रहता है Al2O3, इसलिए ये दोनों खनिज जो है ग्रेनाइट का अधिकांश भाग बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। ये हो जाएगा शैवाल। शैवाल में कई अलग अलग जीव शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, और ये जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में काम करते हैं। जैसे यीस्ट होता है, यह यूकेरियोटिक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं। प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, वैसे ही कवक भी होता है। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है। तो हमारा मस्तिष्क जो है यह केवल ग्लूकोज पर निर्भर करता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज जो होती है एक प्रकार की शर्करा होती है जो मुख्य रूप से स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के साथ साथ फलों, जूस, शहद, जैम और टेबल शुगर में से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो यह होता है अमाशय। अमाशय जो होता है यह HCl का स्रावन करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करता है और रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में सहायता प्रदान करता है। रोगजनक बैक्टीरिया इसमें होते हैं स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, यह निमोनिया और रक्त संक्रमण का कारण बनते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यह TB का कारण बनते हैं, और एक लिस्टेरिया होता है यह फ्लू जैसे बीमारियों के लक्षण पैदा करते हैं, और साल्मोनेला जो होता है यह टाइफाइड का कारण बनती है जिसे HCl के द्वारा मार दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्टिसोल जो है शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्रबंधन और उपयोग में मदद करता है, और अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह गुर्दों को रक्त और शरीर के ऊतकों में नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर भी है इसको भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को वापस हृदय में ले जाती है। तो यह शिरा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाती है, और सबसे बड़ी जो शिरा है उसका नाम है वेना कावा। याद रखेंगे, सबसे बड़ी शिरा है उसका नाम है वेना कावा। नेक्स्ट है उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। तो अमीबीय आकार की जो होती है वह होती है WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका। हमारा आंसर डी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में संचार की मूल इकाई तंत्रिका यह न्यूरॉन होती है, और श्वेत रक्त कणिका जो होती है कोशिका जो होती है WBC इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह होता है सूत्रकणिका। हमारा आंसर बी हो जाएगा। सूत्रकणिका जो होता है यह अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों जैसे जंतु, पौधे और कवक में द्विझिल्लीबद्ध कोशिका अंग मौजूद होते हैं। और एक गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो होता है इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। यह धागे जैसी सूक्ष्म संरचना होती है जो किसी जीव की सभी आनुवांशिक पदार्थ वाले प्रोटीन से पूर्ण DNA से के कुंडलन से बनती है। नेक्स्ट है ओलियोगम रेजिन यानी हींग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है।
तो यह फेरुला की मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, हींग जो है फेरुला की मूसला जड़ के सूखे सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। और यह ईरानी स्थानीय औषधि पौधे फेरुला हींग के जड़ों से एक्सट्रूडेट से प्राप्त किया जाता है। इसमें साइटोटॉक्सिक, टल्टी अल्सर, एंटेनियोप्लाज्मा और एंटी कैंसर और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट है यकृत यानी लीवर, दूध, अंडे और मछलियां सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो यह है विटामिन B12, जिसको बोलते हैं हम लोग साइनोकोबालामीन। यह मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं शरीर में 3 महत्वपूर्ण निर्माण खंड एमिनो एसिड, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं।